हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लैंड लॉ ऑफ आसाम लेक्चर सीरीज। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एग्जाम इम्पोर्टेंट एक्ट डिस्कस करने जा रही है, जिसका नाम है द आसाम नॉन एग्रीकल्चरल अर्बन एरियाज टेनेंसी एक्ट 1955। याद रखिएगा, ये एक्ट एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एक्ट क्यों बना। तो इंडिपेंडेंस के बाद आसाम में अर्बनाइजेशन फास्ट होने स्टार्ट हुआ। विलेजेस ग्रेजुअली टाउन और म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट होने लगे। लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर बिजनेस, सर्विस और ट्रेड सेक्टर में आ गए। अर्बन एरियाज में लोग लैंड रेंट पर लेकर हाउसेस, शॉप्स, गोडाउन और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स बनाने लगे। सो अब सवाल ये उठता है कि तो आखिर प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि लैंडलॉर्ड लैंड का ओनर था, लेकिन बिल्डिंग टेनेंट ने बनाई थी। जब एरिया डेवलप हो गए तो लैंडलॉर्ड रेंट सडनली इंक्रीज कर देता था या टेनेंट को फोर्सफुली एविक्ट कर देता था, जबकि टेनेंट ने सालों का इन्वेस्टमेंट किया होता था, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अर्बन टेनेंट को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव से 1955 का ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ये एक्ट लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप को बैलेंस करता है। लैंडलॉर्ड का ओनरशिप राइट भी प्रोटेक्ट करता है और टेनेंट को आर्बिट्ररी एविक्शन से बचाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अर्बन टेनेंसी को रेगुलेट करने वाला आसाम का स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ है ये एक्ट। तो अब हम समझते हैं आखिर ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है। तो आसाम में लैंड दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड और दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड वो होता है जो फार्मिंग के लिए यूज होता है, लेकिन सिटीज और टाउन्स में जो लैंड हाउसेस, शॉप्स, मार्केट, बिजनेस, ऑफिस या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है, उसको हम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं। सो इसका मतलब ये है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड वो होता है जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज ना हो रहा हो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर लैंड फार्मिंग, कल्टीवेशन या क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा हो तो ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर लैंड यूज हो रहा हो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, शॉप के लिए, ऑफिस, होटल, वेयरहाउस, मार्केट, गैरेज, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, तब ये एक्ट अप्लाई करेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि लैंड अर्बन एरिया में होना चाहिए, मतलब म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड अर्बन एरियाज। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि सोचिए गुवाहाटी में कोई आदमी ने लैंड लीज पर ली हो और वहाँ पे एक शॉप बनाया, तो वो आदमी वहाँ का टेनेंट हुआ और ये एक्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर वही आदमी किसी विलेज एरिया में लैंड लीज पर ली हो और वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हो तो ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस एक्ट का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का रिलेशन। सो लैंडलॉर्ड का मीनिंग सिर्फ ओनर नहीं होता। इसका मतलब जो पर्सन लीगली रेंट रिसीव करता है वो लैंडलॉर्ड माना जाएगा, और टेनेंट वो है जो लैंड ऑक्युपाई करता है रेंट के बेसिस पर। आसाम के अर्बन एरियाज में एक यूनिक सिचुएशन होती है, मतलब कई बार टेनेंट बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट करती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सोचिए एक लैंड है जो मेरा है, कोई आदमी ने वो लैंड लीज पर ली है और उस पर बिल्डिंग बना ली, तो ओनरशिप लैंड की मेरे पास ही रहेगी, लेकिन ऑक्युपेशन और स्ट्रक्चर उस आदमी का होगा। बस यही से डिस्प्यूट स्टार्ट होती है। इस एक्ट का पर्पस है इंश्योर करना कि लैंडलॉर्ड बिना लीगल ग्राउंड के टेनेंट को रिमूव ना कर सके। टेनेंट को सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट दिया गया है, यानी जब तक लीगल रीजन एग्जिस्ट ना करे टेनेंट कंटिन्यू कर सकता है पोजीशन में। ये एक्ट टेनेंट प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एविक्शन। लैंडलॉर्ड सिंपली बोलकर टेनेंट को नहीं हटा सकता। एविक्शन सिर्फ स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड पर ही पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहा हो, लैंड मिसयूज हो रहा हो, एग्रीमेंट वायलेट कर रहा हो
या लैंडलॉर्ड को जेन्युइन पर्सनल रिक्वायरमेंट हो। इवन उस सिचुएशन में भी डायरेक्ट एविक्शन अलाउ नहीं है। लैंडलॉर्ड को कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। कोर्ट फैक्ट एग्जामाइन करेगा, एविडेंस देखेगा और तब एविक्शन ऑर्डर पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? टेनेंट को स्टेबिलिटी मिलती है, वो कॉन्फिडेंटली बिजनेस रन कर सकता है, हाउस मेंटेन कर सकता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है। अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल इशू पे आते हैं, जो है रेंट। अर्बन एरिया में लैंडलॉर्ड रेंट इंक्रीज कर देते थे आर्बिट्ररी मैनर में। इस एक्ट ने रेंट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया। लैंडलॉर्ड बिना लीगल जस्टिफिकेशन के रेंट इंक्रीज नहीं कर सकता। रेंट एनहेंसमेंट रीजनेबल होनी चाहिए और कोर्ट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि इंक्रीज जस्टिफाइड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एरिया डेवलप्ड हो गया, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई, लैंडलॉर्ड एनहेंसमेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन हैरेसमेंट पर्पस से इंक्रीज इलीगल है। टेनेंट के पास राइट है डिस्प्यूट चैलेंज करने का। इसीलिए टेनेंसी रिलेशनशिप इमोशनल नहीं, लीगल फ्रेमवर्क पे ऑपरेट करता है। अब आते हैं फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो है एविक्शन प्रोसीड्यूर। एविक्शन ऑटोमेटिक नहीं होता। लैंडलॉर्ड को नोटिस देना होगा, लीगल ग्राउंड प्रूफ करना होगा और कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद कोर्ट चेक करेगा कि टेनेंट डिफॉल्ट में है भी या नहीं, लैंडलॉर्ड का रिक्वायरमेंट जेन्युइन है या नहीं और टेनेंट को अनफेयर हार्डशिप तो नहीं होगा। तब जाकर एविक्शन पॉसिबल होता है। ये एक्ट आसाम के अर्बन सोसाइटी के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इसने टेनेंट को डिग्निटी दी, अर्बन बिजनेस को स्टेबिलिटी दी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में ले आया। इसी वजह से आसाम नॉन एग्रीकल्चरल अर्बन एरियाज टेनेंसी एक्ट 1955 को अर्बन टेनेंसी प्रोटेक्शन का बैकबोन कहा जाता है। अगर आप इस एक्ट को समझ गए तो आपको अर्बन लैंड डिस्प्यूट, एविक्शन लॉ, टेनेंसी राइट और प्रैक्टिकल लिटिगेशन का क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और याद रखिएगा, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।